इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एनडीए ने अपने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया और सबको चौंकाते हुए जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए का उम्मीदवार बनाया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, जगदीप धनखड़ जो कि वेस्ट बंगाल के गवर्नर हैं, वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ उनके खींचतान की खबरें बीते दिनों में आपने बीते महीनों में कहना चाहिए कई बार सुनी है। और अब आपको ये बता दें, जगदीप धनखड़ जो कि पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं, वो एनडीए के कैंडिडेट होंगे। उपराष्ट्रपति पद के लिए उन्हें उम्मीदवार चुना गया है। कई नाम, लगातार नामों को लेकर कि उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर कई नामों के रेस में होने की बात कही जा रही थी। अल्पसंख्यक चेहरे के तौर पर बात की जा रही थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, हरदीप सिंह पुरी, इसके अलावा केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान का नाम बताया जा रहा था। कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हो सकते हैं उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। लेकिन अब यह ऐलान किया गया है, बीजेपी के संसदीय बोर्ड की मीटिंग हुई, पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग हुई और उसमें जगदीप धनखड़ के नाम पर मोहर लगी। मेरे सहयोगी रविंद्र कुमार हमारे साथ है। रविंद्र कुमार, जगदीप धनखड़ वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए कैंडिडेट एनडीए के, इस नाम ने चौंकाया क्या? देखिए, ये नाम भी कई नामों के साथ जगदीप धनखड़ का आज ही कहीं ना कहीं ये आ रहा था कि इनको भी उम्मीदवार बनाया जा सकता है। और अब देखिए, पिछले 3 साल से पश्चिम बंगाल के वो गवर्नर हैं और जिस तरह से वहाँ पर संविधान की मर्यादा को पालन करवाने की भरसक कोशिश की ममता बनर्जी के साथ या उनकी सरकार के साथ, तो इससे कहीं ना कहीं पार्टी को ये लगा कि ये राज्यसभा का संचालन ये बेहतर ढंग से कर सकते हैं। और इसलिए राजस्थान से भी हैं, राजस्थान विधानसभा चुनाव अगले साल होने वाले हैं, जाट कम्युनिटी से हैं। तो हाल फिलहाल के जितने भी आप समीकरण देखें उस पर कहीं ना कहीं पार्टी को लगता था, प्रधानमंत्री को लगता था कि ये सबसे सर्वोच्च कैंडिडेट हो सकते हैं और इसलिए संसदीय बोर्ड में इसकी मुहर लगी और जिसकी घोषणा जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष ने की है। यहाँ पर रविंद्र, हमारे दर्शक ये भी समझना चाहेंगे, दर्शकों को ये बता देते हैं, इस वक्त जो वो तस्वीर अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ जगदीप धनखड़ की तस्वीर, ये आज ही की तस्वीर है। इसके अलावा कल भी उनके द्वारा एक फोटो ट्वीट की गई थी, उसमें उनकी होम मिनिस्टर के साथ जो मीटिंग हुई थी उसे लेकर ट्वीट किया गया था। तो जुलाई 15 को वो फोटो ट्वीट की गई थी, तस्वीर ट्वीट की गई थी और उनकी होम मिनिस्टर से मुलाकात हुई थी। इससे पहले कुछ दिन पहले ही उनकी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और साथ ही आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के साथ भी मुलाकात हुई थी। और तब ममता बनर्जी ने कहा था कि यह सिर्फ एक शिष्टाचार मीटिंग थी और इसमें कोई भी पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं हुआ था। तो अपने दर्शकों को हम बार बार यही बता रहे हैं रविंद्र की जगदीप धनखड़ वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होंगे एनडीए के लिए। किसान पुत्र, बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने जब उनके बारे में बताया तो किसान पुत्र एक बहुत ही साधारण परिवार से, फिर जो उनकी एक पब्लिक लाइफ रही है, किस तरह उनका एक पॉलिटिकल सफर रहा, ये उसके बारे में बताया। लेकिन वो और कौन से फैक्टर्स रहे जिन्होंने बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड को उनके नाम पर मोहर लगाने के लिए प्रेरित किया? राजस्थान के झुंझुनू से हैं, जाट कम्युनिटी से हैं, तो आप देखिए कि जाट कम्युनिटी से हैं तो एक बड़ा फैक्टर हो जाता है राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए भी, और जो दिल्ली एनसीआर में इस कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए भी एक बड़ा ओहदा मिल रहा है। दूसरी बात है कि पश्चिम बंगाल में 3 साल तक एक तरह से कहा जाए संविधान की मर्यादा का पालन करने के लिए ममता बनर्जी सरकार से उन्होंने संविधान के दायरे में रहते हुए लोहा लिया, टक्कर भी लिया और उसको पालन कराने की भरसक कोशिश की। तो इससे कहीं ना कहीं पार्टी को लगता था कि ये बेहतर उम्मीदवार हो सकते हैं राज्यसभा के संचालन के लिए। हालांकि राज्यसभा में और उपराष्ट्रपति पद के लिए जो उम्मीदवार है बीजेपी का जगदीप धनखड़, उनको जीत के लिए किसी और के सहयोग की जरूरत नहीं है। लोकसभा और राज्यसभा के जो जितने वोट है बीजेपी के पास 394 करीब वोट है, 391 चाहिए और एनडीए के सहयोग से ये आंकड़ा 400 से ऊपर चला जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सुचारू था पहले कि जो भी कैंडिडेट होगा उसकी विजय सुनिश्चित है। लेकिन जगदीप धनखड़ ही क्यों, जाट कम्युनिटी, पश्चिम बंगाल और बेहतर समझ हो सकती है उनकी कि राज्यसभा के संचालन कैसे कर सकते हो, क्योंकि अदिति लोकसभा का करना और राज्यसभा दोनों में काफी अंतर है। हालांकि दोनों जगह एनडीए के बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में बहुत थीन मेजोरिटी है, बीजेपी की हो चाहे एनडीए की हो, और वहां पर जितने भी आपने देखे विधेयक होती है वो सभी बिल होते हैं, कहीं ना कहीं उस पर काफी बहस होती है, कभी कभी अटक भी जाता है, उसको डीन में पास कराने की कोशिश की जाती है। जो राज्यसभा में एक फैसला हुआ था कि किसी भी तरह से शोर शराबे में कोई भी विधेयक वहां से पारित नहीं होगा, इसका कभी पालन होता है कभी पालन नहीं होता। यूपीए सरकार में भी देखने को मिला और एनडीए में। लेकिन जगदीप धनखड़ भरसक कोशिश करेंगे, उनकी समझ भी है, लोकसभा के भी रहे मेंबर रहे हैं, वहां विधानसभा के भी मेंबर हैं, राज्यपाल रहे हैं, कानून के भी जानकार हैं, संविधान के भी जानकार हैं, तो बेहतर संचालन कर सकते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं ये सारे फैक्टर, कास्ट,
इक्वेशन, संविधान की जानकारी और राज्यसभा का जो इक्वेशन है, इन सब पर कहीं न कहीं जगदीप धनखड़ पीठ बैठ रहे थे पार्टी के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार। नंबर गेम के लिहाज से इसे महज फॉर्मेलिटी माना जाए रविंद्र कुमार, क्योंकि पार्लियामेंट की जो मौजूदा स्ट्रेंथ है अगर उसकी बात की जाए तो 780 है, 780 है, जिसमें से बीजेपी के पास ही अगर एमपीज की बात की जाए तो 394 और मेजॉरिटी मार्क की बात की जाए तो 390, राइट? बिल्कुल 394, 391 चाहिए, लगभग 390 करीब। और बीजेपी को किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है। राष्ट्रपति में भी आप देखिए कि जो उम्मीदवार बने हैं उनको 70% जितने समर्थन मिल रहा है। बीजेपी पिछले 2017 के आंकड़ा जो था 65 के आसपास था परसेंटेज ऑफ वोट बीजेपी के कैंडिडेट को मिला था, इस बार वो 70% से ज़्यादा मिल गया। उसी तरह से उपराष्ट्रपति पद के लिए भी बीजेपी का अपने जो समीकरण राज्यसभा और लोकसभा के जितने सांसद हैं वही उनको जीत सुनिश्चित करने के काफ़ी है। लेकिन एनडीए का आंकड़ा जोड़ लिया जाए और दूसरे घटक और भी इसमें जुड़ेंगे, चाहे वो वाईएसआर कांग्रेस हो, बीजेडी हो, तो ये आंकड़ा 450 के आसपास पहुंच जाएगा। रविंद्र, यहाँ पर अगर बात करें, हमने देखा था राष्ट्रपति पद के लिए भी बाद में रूलिंग एनडीए द्वारा ये कहा गया था सर्वसम्मति से फैसला हो जाता तो बेहतर होता। अगर उपराष्ट्रपति पद की बात की जाए तो क्या कल ये कहा जा रहा है अहम मीटिंग है विपक्षी दलों की, क्या वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए क्या किसी तरह की इस पोस्ट के लिए सहमति बन सकती है, या आपको लगता है यहां पर भी विपक्ष इसे अपनी प्रतिष्ठा का मुद्दा बनाएगा और एक कैंडिडेट का नाम का ऐलान करेगा? अगर विपक्ष की रणनीति के लिहाज से बात की जाए एनडीए के कैंडिडेट जगदीप धनखड़ को देखते हुए। अदिति, पिछले अगर 15-20 साल का भी इतिहास देखा जाए तो एपीजे अब्दुल कलाम से बेहतर कैंडिडेट कौन हो सकता है देश के राष्ट्रपति के लिए। सभी दलों ने उनका समर्थन किया था, लेकिन वाम दलों ने उनका विरोध किया। उस तरह प्रणब मुखर्जी भी बेहतर कैंडिडेट मानते थे बीजेपी के लोग भी, लेकिन उनके खिलाफ भी, क्योंकि आपको याद होगा सुषमा स्वराज, जो स्वर्गीय सुषमा स्वराज हैं, उन्होंने कहा था, सार्वजनिक तौर पर कहा था कि हम विपक्ष में और विपक्ष का धर्म निभाएंगे। प्रणब मुखर्जी बेहतर कैंडिडेट है, लेकिन हम अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे, ये संगवा को खड़ा किया गया था। तो कहीं ना कहीं इस बार भी देखने में आएगा विपक्ष यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद के लिए, जबकि जानता था विपक्ष, उसमें भी दो फाड़ हो गए। आप देखिए शिवसेना आ गया और कई हेमंत सोरेन भी समर्थन में आ गए, दूसरी कई पार्टियां इनके समर्थन में आ गए, बावजूद उसके यशवंत सिन्हा को खड़ा किया गया। यहाँ भी मेजोरिटी एनडीए और बीजेपी के पास है, बावजूद उसके कल की जो बैठक होने वाली है विपक्ष अपना धर्म निभाएगा, जैसा कि सुषमा स्वराज ने कही थी। इस बार सोनिया गांधी हो या दूसरे जो पार्टी के विपक्ष के दल है वो अपना धर्म निभाएंगे विपक्ष का, और कोई ना कोई कैंडिडेट देने की भरसक कोशिश करेंगे। सर्वसम्मति बनने की संभावना ही नहीं दिख रही है। ठीक, मनीष शुक्ला भी इस वक्त हमारे साथ हैं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे जहां पर बीजेपी प्रेसिडेंट ने जगदीप धनखड़ के नाम का ऐलान किया उपराष्ट्रपति पद के लिए। मनीष, क्या वहां पर लोग सरप्राइज हुए, चौंकाया इस फैसले ने, इस अनाउंसमेंट ने? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए आदित्य, अगर हम बात करें तो आज सुबह से धनखड़ की चर्चा चल रही थी, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे। लेकिन अमित शाह से कई गवर्नर मिले थे, चूंकि कई गवर्नर देश भर के आज दिल्ली में चूंकि राष्ट्रपति भवन में डिनर का कार्यक्रम रखा गया है। लेकिन कयास लग रहे थे, लेकिन 2-3 नाम पर ज़्यादा चर्चा थी। एक तो मुख्तार नकवी के ऊपर ज़्यादा लोग फोकस कर रहे थे, कई लोग कह रहे थे कि वेंकैया नायडू को रिपीट किया जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि जो नाम चलते हैं, जो मीडिया गेस करती है, कई बार वो नाम नहीं होते, कई बार सरप्राइज रखना ज़्यादा पसंद करते हैं प्राइम मिनिस्टर खुद भी, और हम पूरे अगर पिछले कुछ सालों की बात करें। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ धनखड़ को एक और चीज़ के लिए आपको क्रेडिट देना पड़ेगा, क्योंकि लगातार वेस्ट बंगाल के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन काफ़ी ख़राब रही, ऐसा बीजेपी का कहना था। खुद गृह मंत्रालय की तरफ से कई कम्युनिकेशन गए थे, और धनखड़ लगातार केंद्र सरकार को वेस्ट बंगाल से जुड़ी सिचुएशन के बारे में अवगत करा रहे थे। यहाँ इंटरेस्टिंग इस बात से भी आप समझ सकते हैं कि अपोजिशन में हो सकता है कि टीएमसी इनके नाम का विरोध करे, क्योंकि ममता बनर्जी ने कई बार शिकायत की थी, कई बार धनखड़ के खिलाफ पब्लिकली बातें कही थी। दूसरी बड़ी बात कि हर जगह गवर्नर वाइस चांसलर होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के। बाकायदा अगर आप देखें तो बंगाल के विधानसभा में एक रेजोल्यूशन पास किया गया कि अब खुद सीएम वाइस चांसलर की जिम्मेदारी निभाएंगे। तो ऐसा लगता है कि ये एक लड़ाई हो सकती है, ममता बनर्जी हो सकता है या टीएमसी इसको लेकर के काउंटर करेगी, इसके ऊपर आरोप लगाएगी और ऐसे कैंडिडेट खड़ा करेगी अपोजिशन के साथ मिल करके। लेकिन ये भी देखना होगा कि कांग्रेस, टीएमसी, क्या सारी पार्टी एक नाम पर आ पाते हैं नहीं। लेकिन जाहिर तौर पर सबसे ज़्यादा इस वक्त हम मान सकते हैं कि रिएक्ट जो करेगी वो टीएमसी कर सकती है।
टीएमसी के रिएक्शन की बात आप कर रहे हैं और जुलाई 13 जुलाई का गवर्नर वेस्ट बंगाल जगदीप धनखड़ द्वारा ये ट्वीट भी किया गया जिसमें ममता बनर्जी वहां पर पहुंची मिलने के लिए गवर्नर धनखड़ से और उनके साथ असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा भी थे और काफी लाइट मूड में पूरी बातचीत ट्वीट भी की गई है गवर्नर धनखड़ के ट्विटर अकाउंट से 13 जुलाई के दिन। लेकिन अपने आप में किस तरह से पूरी अनाउंसमेंट हुई और जब इस नाम का ऐलान किया गया तो बीजेपी प्रेसिडेंट ने वो कौन से फैक्टर्स बताए जो जगदीप धनखड़ के फेवर में गए? सुनिए। भारतीय जनता पार्टी की संसदीय बोर्ड इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशी के रूप में हमारे किसान पुत्र श्री जगदीप धनखड़ जी को हम उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना प्रत्याशी के रूप में घोषित करते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि जगदीप धनखड़ जी, श्री जगदीप धनखड़ जी ये वेस्ट बंगाल के अभी गवर्नर हैं और लगभग 3 दशक तक सार्वजनिक जीवन में इन्होंने काम किया है। धनखड़ जी एक साधारण परिवार से, किसान पुत्र एग्रेरियन परिवार से, किसान की भूमि से आते हुए अपने जीवन में सामाजिक और आर्थिक बाधाओं को पार करते हुए उन्होंने अपने जीवन में उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने में और सामाजिक जीवन के रूप में देश की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं इस वक्त की ये बड़ी खबर है। उपराष्ट्रपति पद के लिए बीजेपी एनडीए ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया और वेस्ट बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ को वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनाया गया है एनडीए की तरफ से। बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा द्वारा अब से करीब 20 मिनट पहले ये ऐलान किया गया है। कई खास मेहमान भी हमारे साथ हैं। हमारे साथ रॉय तपन भारती हैं इस वक्त और ज्यादा डिटेल में बात करने के लिए मेरे 2 सहयोगी भी हमारे साथ हैं और हमारे साथ प्रदीप जी भी है। लेकिन सबसे पहले रॉय तपन भारती, जगदीप धनखड़ वेस्ट बंगाल के गवर्नर, वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के तौर पर उन्हें चुना गया। इस अनाउंसमेंट ने, इस ऐलान ने क्या आपको चौंकाया? क्योंकि हमने कई सारे नाम सुने थे। हमने डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का नाम सुना कि वो हो सकते हैं वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। उसके अलावा स्पेक्युलेशन मुख्तार अब्बास नकवी के इस्तीफे के बाद से बार बार उठी। केरल के गवर्नर पहले राष्ट्रपति पद के लिए, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के तौर पर, और तो और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का भी नाम लिया गया। लेकिन फाइनली अनाउंसमेंट जगदीप धनखड़ के नाम की हुई। देखिए, मीडिया का कोई भी तबका, वर्ग इसका पता नहीं लगा पाया कि वाइस प्रेसिडेंट का कैंडिडेट कौन है। मोदी जी ने पिछली बार बहुत सारी जो घोषणाएं, फैसले करते हैं, इस बार भी चौंकाया है उन्होंने। 2 बातें मुझे लग रही है कि धनखड़ जी को कानून की जानकारी, संसदीय प्रणाली की जानकारी अच्छी खासी है, शायद इसीलिए उनका चयन हुआ है। और दर्शकों को मैं याद दिला दूं कि एनडीए के हिस्से में भारत में ये तीसरी बार उपराष्ट्रपति उनके खाते में जा रहा है। पहली बार भैरों सिंह शेखावत जो राजस्थान के थे उपराष्ट्रपति बने, दूसरी बार वेंकैया नायडू जो आंध्र प्रदेश से थे उनको ये मौका मिला, तीसरी बार धनखड़ जी को मिलने वाला है मौका। जीत तो तय है, इसलिए तय है कि संसद के दोनों सदनों के जो सदस्य जो वोट देंगे वहां पर एनडीए के पक्ष में पलड़ा भारी है। अब उनको लाने के पीछे मुझे लगता है कि किसान आंदोलन को लेकर समय समय पर जो एनडीए को जो परेशानी हुई है कि दिल्ली में जो बहुत बड़े आंदोलन छिड़े, एक साल से ऊपर भी है, तो नेशनल हाईवे को जाम किया गया, ये सब बहुत सारी बातें हैं जो मुझे लगता है। आपने देखा होगा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को जिस तरह से घेराबंदी धनखड़ जी ने की, शायद दूसरा राज्यपाल होते तो नहीं कर पाते। ये कुछ खूबियां होंगी और मोदी जी तो हर बार जो फैसला लेते हैं वो अनुमान के अलग निकल कर आता है। तो मुझे लगता है कि ये एक समीकरण बड़ा अजीब सा लग रहा है कि लोकसभा के स्पीकर भी राजस्थान के हैं, ओम बिरला, और ये राज्यसभा के जो सभापति जो राज्यसभा का संचालन करेंगे वो जगदीप धनखड़ जी, वो भी राजस्थान के हैं। एक ही राज्य से 2 नेताओं का सदन के हेड करना ये पहली बार देखने को मिल रहा है। तो ये कई नए प्रयोग मुझे एनडीए में समय समय पर दिखाई पड़ते हैं
प्रयोग अच्छा है, देखा जाएगा रिजल्ट क्या आते हैं। मुझे उम्मीद तो है, हम तो सकारात्मक सोचेंगे कि धनखड़ जी के आने से कुछ संसदीय क्षेत्र में बदला, उनको 3 पार्टियों का बिल्कुल, इससे किस तरह का बदलाव राज्यसभा में देखने को मिलेगा चेयरपर्सन के तौर पर, उस पर हम बात करेंगे। प्रदीप कौशल जी भी हमारे साथ हैं इस अनाउंसमेंट पर। प्रदीप कौशल जी, आपका रिएक्शन, आप सरप्राइज हुए? कुछ हद तक हाँ, कुछ हद तक ना। नाम तो चल रहा था, लेकिन जो बहुत मोस्ट प्रोबेबल माने जा रहे थे उनमें धनखड़ जी का नाम नहीं था। खैर, वो बने हैं। मैं पहले ये कहना चाहूँगा, भाजपा एक ऐसा दल है जो निरंतर अपने जनाधार को बचाने के लिए, उसका विस्तार करने के लिए हमेशा परिश्रम करता रहता है। राजस्थान में अगले बरस के अंत में चुनाव है और किसान आंदोलन के चलते हुए जो किसान वर्ग है, जो जिसमें जाट समुदाय बड़ी प्रमुख भूमिका में रहता है उत्तर भारत में, वो भाजपा से थोड़ा दूर छटा है। दूसरा, राजस्थान के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उसके अंदर जो हाल ही में चुनाव हुए थे, भाजपा को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां जाट समाज काफ़ी अच्छी संख्या में मौजूद है, जो वांछित सफलता है वो नहीं मिली थी। और तीसरा राज्य हरियाणा, जिसके अंदर काफ़ी बार जाट मुख्यमंत्री बनते हैं। तो भाजपा अभी कुल मिलाकर के अगर देखे तो जाट समाज का कोई प्रतिनिधि बहुत प्रमुख भूमिका में अभी न तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में है, ना जो शीर्ष पद है उन पे कहीं है, और ना ही कोई मुख्यमंत्री उनका है। तो भाजपा ने ये बड़ी साहसिक पहल की है कि उन्होंने ये प्रमुख पद देकर के जाट समाज को एक संदेश देने का प्रयास किया है कि भाजपा उनको चाहती है, उनको प्रतिनिधित्व देना चाहती है, उनको आगे आगे ला करके उनको अग्रणी भूमिका देना चाहती है। जी जी, रविंद्र भी हमारे साथ हैं और मनीष भी हमारे साथ है। रविंद्र, जाट समाज के लिए एक बड़ा मैसेज है और इसे जातीय समीकरणों, क्योंकि जब भारत में राजनीति की बात की जाती है तो अक्सर उसमें जातीय समीकरण और धार्मिक समीकरणों को साधने की बात की जाती है। इस डिसीजन को एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर देखा जाए या इस डिसीजन को, जैसा कि अभी हमारे दोनों जो गेस्ट जिस तरह से इसे एनालाइज कर रहे हैं, हालांकि जब जेपी नड्डा आए तो उन्होंने किसान पुत्र के तौर पर उन्हें इंट्रोड्यूस किया, कैसे देखा जाए इसे? अदिति, बीजेपी के ही बड़े नेताओं का ये कहना रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर कोई फैसला लेते हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं टारगेट होता है, टारगेट ग्रुप हो, टारगेट कोई भी डिसीजन अगर लेते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई लक्ष्य होता है। और ये आपने 2017 में चाहे रामनाथ कोविंद के लिए देखा जाए या फिर 2022 में द्रौपदी मुर्मू के लिए देखा जाए, और ये इसी तरह से जगदीप धनखड़ के लिए, जाहिर सी बात है जाट समुदाय के हैं, झुंझुनू से हैं, राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार जो विधानसभा चुनाव हुए यूपी में अमित शाह के कारण से, रणनीति कारण से बहुत हद तक मैनेज किया गया था, लेकिन हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं होंगे या फिर राजस्थान में जो होंगे तो कहीं ना कहीं जाट समुदाय का वहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रभाव रहता है। उसकी एक रणनीति है कि जाट समुदाय में एक मैसेज जाए, क्योंकि संजीव बालियान के अनुसार, जैसा प्रदीप कौशल जी बोल रहे हैं, संजीव बालियान के अलावा कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में हो। संजीव बालियान अपने ही दमदार एक नेता हैं, लेकिन उनको भी कैबिनेट का दर्जा नहीं है। कई लोग मांग कर रहे थे, खुद अमित शाह से कई जाट नेताओं ने भी जब चुनाव प्रचार में गए थे तो ये कहा था कि मांग की थी कि संजीव बालियान को प्रमोट करें या किसी जाट नेता को अब कैबिनेट का दर्जा दे। कैबिनेट तो छोड़िए, उपराष्ट्रपति बना दिया गया। तो एक मैसेजिंग जो होता है वो मैसेजिंग और टारगेट ग्रुप, ये दोनों इस फैसले में देखने को मिल रहा है जगदीप धनखड़ द्वारा। और जाहिर सी बात है, राज्यसभा का अगर संचालन करना है तो वेंकैया नायडू जी से किया, उन्होंने भैरव सिंह शेखावत करते थे, उसी तरह के एक नेता चाहिए। क्योंकि देखिए, राष्ट्रपति पद एक अलग होता है, सर्वोच्च पद है, लेकिन वहां पर इस तरह की जिम्मेवारियां नहीं होती जहां पर डायरेक्ट आप जनप्रतिनिधि से आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ता है या फिर उनसे आपको रूबरू होना पड़ता है। राज्यसभा में आपको करना पड़ता है, आपको वहाँ क्वेश्चन आवर भी इंटरेक्ट करना पड़ेगा, वहां पर 0 आवर भी करना पड़ेगा, कई विधेयक भी पारित करना पड़ेगा। वैसे में जगदीप धनखड़ कानून के विशेषज्ञ, संविधान के विशेषज्ञ, खुद सांसद रहे, विधायक रहे, तो कहीं ना कहीं ये मैनेज भी हो सकता है और ये रणनीति आगे चलकर बीजेपी को चुनाव में भी कहीं ना कहीं सियासी फायदा दे सकता है। तो किसान पुत्र मनीष शुक्ला, जिस तरह से बीजेपी प्रेसिडेंट ने कहा पीपल्स गवर्नर उनके लिए कहा जाता है, और अभी जिस पॉइंट की तरफ रविंद्र ने भी ध्यान दिलाया कि कानून की समझ, नियमों की समझ, कॉन्स्टिट्यूशन की समझ, क्या ये सारे फैक्टर्स जो उनकी एक प्रोफेशनल एक्सपर्टीज है वो भी उनके फेवर में गए?
जी हाँ, बिल्कुल कई फैक्टर कंसीडर किए गए होंगे, जैसा कि हमारे गेस्ट भी बता रहे हैं, रविंदर जी भी बता रहे हैं कि पॉलिटिकल भी उसका एक एनालिसिस वो कर रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें जिस तरीके से धनखड़ कई बार गृह मंत्री अमित शाह से मिलते थे, उनको कई बार होम मिनिस्ट्री में देखा, उनके पूरे अगर आप कार्यकाल को देखें तो वो नॉन डिस्प्यूटेड पर्सन रहे हैं, जो सबसे बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात कि वेस्ट बंगाल में जिस हालात का उन्होंने जो हालात रहे, चाहे जेपी नड्डा के काफिले पर पत्थरबाजी हुई, उसके बाद राइट हुए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर अटैक हुए, और वो लगातार सेंटर को रिपोर्ट देते रहे, लगातार ममता बनर्जी के जो पूरा शासनकाल था उसके ऊपर वो सवाल उठाते रहे। ये लड़ाई अपने आप में आसान नहीं, तो कहीं ना कहीं इसको एक रिवार्ड के तौर पर भी आप देख सकते हैं। इसका ये भी एक एनालिसिस हो सकता है कि जिस तरीके से बीजेपी जीती, जिस तरीके से उन्होंने वेस्ट बंगाल एक बहुत बड़ा एक फाइटिंग ग्राउंड के तौर पर देखा जा रहा है पिछले लंबे टाइम से। इलेक्शन अभी काफ़ी दूर हैं, अगर इमीडिएट इलेक्शन हो रहे होते तभी हम समझ सकते हैं कि उसका इमीडिएट फ़ायदा लेने की कोशिश की गई होगी, लेकिन जाहिर तौर पर दूर के टारगेट लक्ष्य हासिल किए जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने कुछ ऐसा सोचा होगा, या बीजेपी के जो शीर्ष नेता उन्होंने सोचा होगा, लेकिन जाहिर तौर पर जब जेपी नड्डा यहाँ से निकल रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस जब शुरू हुआ, बार बार उन्होंने किसान पुत्र पर ज़्यादा फोकस किया। हमने उनसे पूछा कि क्या और भी कैंडिडेट थे जिनके नाम पे चर्चा हुई, ऑब्वियस कैंडिडेट रहे होंगे, लेकिन उन्होंने बताया नहीं, कहा कि हम इस बारे में, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, स्माइल करके वो चले गए। लेकिन एक पत्ते हैं जिसको बीजेपी ने खोला है। अब देखना है कि धनखड़ किस तरीके से, क्योंकि राज्यसभा में काफ़ी फायरी डिबेट होती है, हमने देखा अपर हाउस में राज्यसभा का डिबेट का स्तर बिल्कुल अलग होता है, और धनखड़ जैसा मैच्योर लीडर, नॉलेजेबल पर्सन, लॉ की उनको अच्छी नॉलेज है, तो हम सभी उम्मीद कर रहे हैं कि राज्यसभा की कार्रवाई और ज़्यादा उम्मीद कर सकते हैं कि बेहतर होगी। रॉय तपन भारती, जगदीप धनखड़ एक बहुत बड़ा 3 दशक से ज्यादा का उनका एक पॉलिटिकल करियर, जिसका जिक्र बीजेपी प्रेसिडेंट ने भी किया। राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स के लिहाज से बात करें तो कितना बदलाव आप उन्हें, उनकी पर्सनालिटी को देखते हुए आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, ये एक अच्छे वकील हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, और राजस्थान बार एसोसिएशन के वो प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। प्रेसिडेंट बनने का मतलब है कि वो वकील जैसे विद्वानों के बीच में एक जाने माने नेता के रूप में उन्होंने अच्छा काम किया, और सबसे बड़ी बात है कि वो कहीं न कहीं मोदी जी और अमित शाह के विश्वास पात्र हैं, जिसकी वजह से ये जिम्मेदारी उनको मिली है। अब उनके ऊपर अगले 5 वर्षों तक दोहरा दायित्व होगा। एक तो राष्ट्रपति की गैरहाजिरी में उपराष्ट्रपति देश का नंबर 2 कार्यपालिका का हेड होते हैं, और दूसरा राज्यसभा के संचालन की संपूर्ण जिम्मेदारी सभापति के ऊपर होती है। ये कहीं न कहीं प्रधानमंत्री को विश्वास है, गृह मंत्री को विश्वास है। और देखिए, संसदीय बोर्ड की जो बैठक हुई उसमें 4 तो सदस्य की कमी थी, केवल 7 सदस्य बैठे थे। 7 सदस्यों में ये रक्षा मंत्री राजनाथ जी थे, ये शिवराज जी थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, सातों में सात में मतलब प्रधानमंत्री भी शामिल थे। वो सबकी एक राय होगी कहीं, और एक मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के मातहत आईबी भी है, खुफिया विभाग भी है। जो भी कैंडिडेट राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का खड़ा किया जाता है, आमतौर पर प्रधानमंत्री उसकी खुफिया जांच भी कराते हैं, कहीं किसी तरह का दाग इनके ऊपर एक भी दाग नहीं होगा। यहाँ तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, बीजेपी द्वारा, एनडीए द्वारा अपने वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट का ऐलान किया गया। इन तस्वीरों में भी आपने प्रधानमंत्री मोदी को देखा, तस्वीरों में आप अब भी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह को देख पा रहे हैं, होम मिनिस्टर अमित शाह आपको दिखाई दे रहे हैं, और बीजेपी प्रेसिडेंट से बात करते हुए होम मिनिस्टर अमित शाह आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। और इस रेंज रोवर में प्रधानमंत्री मोदी निकल चुके हैं। जो बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग थी वो अटेंड करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे थे। जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचे थे वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। बीजेपी और एनडीए के वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के नाम का ऐलान कर दिया गया। इस वक्त ये बड़ी खबर है, और जिनके नाम का ऐलान किया गया है उनकी 2 तस्वीरें इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। सस्पेंस खत्म हो चुका है। जगदीप धनखड़ एनडीए के वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होंगे। वो पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं। मैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ उनकी नोकझोंक की खबरें, खींचतान की खबरें बीते महीनों में आपने लगातार देखी और सुनी है। और साथ ही एक और तस्वीर जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं वो जगदीप धनखड़ की आज जो मुलाकात हुई प्रधानमंत्री मोदी से, उससे जुड़ी हुई तस्वीर है। तो 3 तस्वीरें, एक तस्वीर जिसमें उनके नाम का ऐलान किया गया उपराष्ट्रपति पद के लिए,
दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो उनकी मुलाकात हुई उससे जुड़ी हुई, और तीसरी उनकी फाइल तस्वीर है।